हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। तो इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था प्रोटीन्स को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंजाइम। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स को। क्या है यहाँ पे? एंजाइम्स। तो जो एंजाइम क्या था, सबसे पहले जो एंजाइम टर्म है इसको समझते हैं। तो एंजाइम टर्म को खोजा था कुहने नाम के एक साइंटिस्ट ने। जो एंजाइम टर्म है सबसे पहले जानते हैं ये कहाँ से आया है या फिर किसने इसको खोजा था। तो एंजाइम टर्म जो कॉइन किया था, कॉइन बाय तो कुहने नाम के हमारे क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने कितने 1878 में एंजाइम टर्म दिया। यहाँ पे कितने में 1878 में खोजा था ये वर्ड एंजाइम। अगर हम एंजाइम को डिफाइन करना चाहें, इसकी एक परिभाषा देना चाहें, तो सिंपली हम कह सकते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन नेचर का मतलब होता है कि मेनली जितने भी क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा राइबोजाइम्स का। तो राइबोजाइम्स क्या हैं, मेनली ये भी ये भी क्या है, एंजाइम्स हैं। लेकिन कैसे एंजाइम है, ये ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं या फिर जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने हुए हैं, बल्कि क्या हैं, ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल या फिर आरएनए के ऐसे अणु हैं जो क्या करते हैं, एज अ एंजाइम एक्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है राइबोजाइम्स भी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑल enzymes are protein in nature तो लगभग जितनी हमारी जितनी क्या है एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो लगभग मोस्टली क्या है, प्रोटीन से बने हुए हैं या फिर प्रोटीन नेचर के हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्ट नाम सुना होगा राइबोजाइम्स का। तो राइबोजाइम्स क्या हैं, ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल हैं जो एज ए एंजाइम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और प्रोटीन नेचर के नहीं है। जबकि बाकी जितने भी क्या है एंजाइम है वो प्रोटीन नेचर के। तो राइबोजाइम क्या है, इसका एक्सेप्शन है, किसका, एंजाइम का। तो यहाँ पे क्या होता है, राइबोजाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है, आरएनए और क्या बोल सकते हैं इनको, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। आरएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड या फिर ऐसे मॉलिक्यूल which act as enzymes। और एंजाइम के जैसे एक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, किसी जो क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो उसको क्या करेंगे, कैटालाइज करेंगे। तो एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इनको क्लियर कर लेते हैं। एंजाइम जो टर्म है उसको खोजा था कुहने नामक साइंटिस्ट ने, जो कितने में 1878 में इन्होंने खोजा था इस वर्ड को, एंजाइम जो टर्म दिया है। इसके बाद हमने बोला कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। सारी की सारी जो एंजाइम है वो मोस्टली क्या है, प्रोटीन नेचर की है या फिर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे क्या है हमारा, यहाँ पे राइबोजाइम का क्या है एग्जाम्पल है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, राइबोन्यूक्लियेज नाम सुना होगा आपने, राइबोन्यूक्लियेज। तो ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। अब अगर हम जानना चाहें कि राइबोजाइम होते क्या हैं, तो राइबोजाइम क्या है, सिंपली आरएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड के ऐसे क्या है मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं,
एंजाइम के जैसे या फिर एंजाइम की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो एंजाइम कैसे व्यवहार करते हैं या फिर एंजाइम कैसे बिहेव करते हैं कहीं पे भी, तो इसको हम आगे जानते हैं। तो अब बात करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं, इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या फिर बायो कैटालिस्ट भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट। हमने क्या बात की कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या फिर क्या बोल सकते हैं, बायो कैटालिस्ट। इसका मतलब होता है एंजाइम क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो इनको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक का मतलब होता है जो क्या करता है, किसी भी कोई भी एक्शन है, कोई भी क्या है क्रिया है, उसके होने को क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब किसी चीज़ को क्या करना है, प्रेरित करना है। कोई काम या फिर कोई प्रोसेस है तो उसको क्या करना है, उस प्रोसेस के होने में क्या करना है, उसको प्रेरित करना है कि हाँ ये प्रोसेस हो जाए। तो मोटिवेटर, एज ए मोटिवेटर भी आप इसको समझ सकते हो, है ना। तो उत्प्रेरक का मतलब जो किसी चीज़ को प्रेरित करे, किसी चीज़ के होने को प्रेरित करे, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो जो बायो कैटालिस्ट हैं ये क्या करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल या फिर ये क्या करेंगे, बायोलॉजिकल जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उनको क्या करेंगे, कैटालिस्ट या फिर क्या करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं बायो कैटालिस्ट को? बायो कैटालिस्ट होते हैं एंजाइम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्या होती हैं, बहुत सारी एक्शन, रिएक्शन या फिर एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। तो ये क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप मतलब उनकी जो गति होती है, किसी भी क्रिया के होने की जो गति होती है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। यानी हमारे शरीर में अगर कोई माना कोई भी क्या है प्रोसेस हो रही है तो ये उस प्रोसेस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और माना कितने कोई यहाँ पे कोई रिएक्शन है, हमने बात की कि ये क्या करेंगे, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन कहाँ होती है, लिविंग बीइंग्स में होगी। यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन है अगर, तो माना वो क्या हो रही है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे 100 टाइम्स है या फिर 100 गुना क्या है उसकी स्पीड है। कोई रिएक्शन है, उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं कि बायो कैटालिस्ट कैसे काम करता है या फिर कोई एंजाइम है वो कैसे काम करता है। माना यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 100 टाइम्स या फिर 100 गुना क्या है उसकी स्पीड है। तो यहाँ पे जो अगर क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम जुड़ जाएगा इसके साथ। यहाँ पे कोई एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम जुड़ गया। अगर बिना एंजाइम के क्या है, रिएक्शन की स्पीड क्या है, 100 टाइम्स है। और अगर यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम जुड़ जाता है किसी भी रिएक्शन में, तो वो क्या कर देता है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होगी उसको कई गुना या फिर कुछ स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसकी स्पीड में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा उसकी स्पीड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं या फिर उनकी जो गति होती है उसको बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रेट को क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो
तो उनको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ये। तो जो हमने बात की कि एंजाइम्स क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन होती हैं। तो सारी की सारी क्या होती हैं, प्रोटीन ही होती है। मोस्टली जितने भी क्या होंगी एंजाइम्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोटीन नेचर की होंगी। लेकिन कुछ क्या होती हैं यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे हमारा जो राइबोजाइम है तो वो क्या है, एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं तो इनकी भी अपनी क्या होती है, कुछ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज के तौर पे जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल इन नेचर, यानी हीट सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। क्या बोल सकते हैं, हीट, या फिर क्या बोलेंगे हीट को, टेम्परेचर। कोई भी एंजाइम है तो वो क्या है, क्या होते हैं, ये हीट के प्रति या फिर टेम्परेचर के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर बोला जाता है एंजाइम्स को। इसका मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर पीएच बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, या फिर पर्टिकुलर कंडीशन में ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो एंजाइम्स को बोला जाता है स्पेसिफिक इन नेचर। क्या बोला जाता है एंजाइम्स को, स्पेसिफिक इन नेचर भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम्स वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब हुआ कि एंजाइम्स क्या वर्क करते हैं एक फिक्स कंडीशन या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। इनको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हीट आपने दे दी तो तब भी एंजाइम क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या फिर वर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। अगर आप इनको बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे चाहोगे कि ये वर्क करें तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, या फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिर किसी पर्टिकुलर विशेष तापमान या फिर पीएच पे ही क्या करते हैं, फंक्शनल होते हैं, काम करते हैं। पर इसका एक क्या है, एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। हाँ, तो इसका क्या है, एक एक्सेप्शन भी है। बोला जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या है, सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल का मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स को बोला जाता है, एंजाइम्स आर क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है कि हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव। तो ज़्यादा हीट भी ये क्या करते हैं, ज़्यादा हीट पे भी फंक्शन जो होता है इनका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, या फिर क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर का मतलब अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। अब इसका क्या है, वैसे क्या है यहाँ पे, एक थर्मोलेबाइल बोला था हमने, इसका मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे, काम करेंगे, या फिर फंक्शनल होते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे। पर यहाँ पे एक क्या है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन, आपने नाम सुना होगा टैक पॉलीमरेज का। तो टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, मतलब हीट स्टेबल है। हीट स्टेबल का मतलब वो क्या करता है, हीट सेंसिटिविटी नहीं शो करता है। तो
इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, टैक एक्सेप्शन है इसका। थर्मोलेबाइल बोला हमने, हीट सेंसिटिव, लेकिन जो टैक पॉलीमरेज है वो एक हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, डीनेचर नहीं होता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज नहीं करता है। तो टैक पॉलीमरेज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन है किसका, थर्मोलेबाइलिटी जो क्या है प्रॉपर्टी है किसकी, एंजाइम्स की। तो टैक पॉलीमरेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या है एक्सेप्शन है किसका, थर्मोलेबाइल नेचर का, जो किसकी, एंजाइम की, जो थर्मोलेबाइल क्या है नेचर है उसका क्या है एक्सेप्शन है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज कहाँ पे यूज होता है, आपने पढ़ा होगा पीसीआर जो टेक्निक होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो क्या होती है प्रोसेस होती है, यहाँ पे एक क्या होता है ये एंजाइम यूज होता है। तो वो कौन सा है, टैक पॉलीमरेज। मेनली जितने भी प्रोटीन्स होती हैं हमने बोला, सॉरी जितने भी क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं हमने बोला वो क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। तो एंजाइम्स क्या होती है, इनको क्या बोला जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है एंजाइम्स को, एंजाइम्स आर, जितनी भी जो क्या होंगे हमारे एंजाइम्स होंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं, इसका मतलब सारी की सारी जो क्या है एंजाइम्स होते हैं ग्लोबुलर, मतलब शेप में कैसे होंगी, ऐसे राउंड होंगी, राउंड प्रोटीन है ना ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, या फिर जितने भी एंजाइम है वो क्या बोला हमने ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो क्या होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी। मतलब कि जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जल में विलेय होते हैं, घुल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स और वाटर सॉल्युबल, क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। इसके अलावा क्या हो सकता है, एंजाइम्स या तो सिंपली आपको देखने को मिल सकता है, या फिर पूरा होलो एंजाइम बोलते हैं। पहले तो सिंपल एंजाइम को समझते हैं, सिंपल एंजाइम क्या होता है, या तो ये सिंपल ही हो सकते हैं कहीं पे, या फिर और होलोजाइम, या फिर होलो एंजाइम बोल सकते हैं इसको। तो सिंपली जब हम बात करते हैं कि जो एंजाइम है वो सिंपल है, सिंपल एंजाइम से मतलब होता है यहाँ पे कि एंजाइम के साथ कोई भी जो दूसरा क्या है केमिकल कंपाउंड है वो अटैच नहीं है, या फिर सिंपली क्या है एंजाइम ही वहाँ पे पर्टिकुलर एक सिंगल एंजाइम ही प्रेजेंट है। जब ऐसे सिंगली क्या होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम, क्या बोलते हैं, सिंपल एंजाइम बोलते हैं। लेकिन जब हम होल एंजाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम के साथ क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं यहाँ पे केमिकल कंपाउंड अटैच्ड होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड। तो होलो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम के साथ क्या होगा जब कुछ अदर केमिकल कंपाउंड्स भी क्या होंगे यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम बोलते हैं। अगर सिंपली यहाँ पे आपको सिर्फ एंजाइम ही दिखता है और उसके साथ कोई भी अदर क्या है केमिकल कंपाउंड यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक सिंपल एंजाइम है। तो ये तो फर्क हो गया किसमें, सिंपल एंजाइम और होलो एंजाइम में। अब जो सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम, मतलब एंजाइम को जब सबसे पहले क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। तो सबसे पहले जो आइसोलेटेड एंजाइम है उसका नाम है जाइमेज। कौन सा है हमारा सबसे फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट आइसोलेटेड, मतलब जिसको कहीं से क्या कर दिया गया था,
निकाला गया या फिर अलग किया गया, सेपरेट किया गया, तो वो कौन सा फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम। तो फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम नाम दिया जाता है यहाँ पे, किसको बोला जाता है, बोला नहीं मतलब कौन सा है हमारा, जाइमेज है। कौन सा है, तो जाइमेज कहाँ पे मतलब कौन से फील्ड में वर्क करता है, एल्कोहलिक, जब एल्कोहल का क्या होता है फर्मेंटेशन, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है। मतलब जब एल्कोहल का क्या होता है, किण्वन होता है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होता है, तो वहाँ पे जो यूज़ होता है एंजाइम वर्क करता है, जो फंक्शन में होता है वो कौन सा है, जाइमेज है। तो जाइमेज ही वो एंजाइम है जिसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया। अब बात करेंगे सबसे पहले क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो एंजाइम क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, तो वो कौन सा था, फर्स्ट आइसोलेटेड तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम, मतलब सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज फॉर्म क्या किया गया, आइसोलेट किया गया एंजाइम का। क्रिस्टलाइज फॉर्म का मतलब कि क्रिस्टल के फॉर्म में सबसे पहले वो एंजाइम जिसको क्रिस्टल के फॉर्म में क्या किया गया, निकाला गया या फिर बनाया गया, वो कौन सा था, यहाँ पे यूरिएज एंजाइम। कौन सा, यूरिएज। और इसको कहाँ से निकाला गया, जैकबीन, आपने नाम सुना होगा, क्या है, जैकबीन। जैकबीन को क्या बोलते हैं, जो बीन्स होती हैं, तो उसी जो क्या होते हैं, फलियां बोल सकते हैं इसको, क्या होती है, बीन्स की जो फलियां होती है, तो यहाँ पे जो जैकबीन बीन्स का एक टाइप है, तो इस प्लांट से क्या किया गया, इसको निकाला गया था जैकबीन से। और कितने में, 1926 में इसको क्या किया गया था, यहाँ पे क्रिस्टलाइज फॉर्म में निकाला गया था यूरिएज को और क्रिस्टलाइज किया गया था। तो ये तो बात हुई किसके, एंजाइम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, यानी जो एंजाइम है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने बात किया कि जो एंजाइम है उनको बोला जाता है बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट का मतलब जो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो क्या होती हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है किसी भी लिविंग में, उन रिएक्शंस को क्या करता है, उनकी रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, या फिर उनकी जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। किसी भी रिएक्शन की क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा जो हमारा एंजाइम है। और जब ये किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, किस लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो ये क्या होता है, खुद बिना खर्च हुए, मतलब ये कुछ भी वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन इसका कोई भी मतलब कुछ भी क्या होगा, इसमें इसकी जो केमिकल या फिर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन कैसा रहता है, अनचेंज्ड रहता है, इसमें कुछ भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, एंजाइम की प्रॉपर्टी में। इसके बाद हमने बात की थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली जितनी भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन की हमने बात की। तो एक्सेप्शन के तौर पे क्या है, जैसे राइबोजाइम नाम सुना होगा आपने, तो राइबोजाइम क्या है, आरएनए के ऐसे अणु हैं जो एज ए एंजाइम एक्ट करते हैं। अब हमने बात की कि जो कुछ मतलब जो हमारे एंजाइम्स हैं ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि इनको फंक्शन करने के लिए या फिर अपना जो वर्क है इनका कि क्या करें, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो ये अपना फंक्शन प्रॉपरली तभी कर पाते हैं जब इनको एक पर्टिकुलर या फिर क्या होता है, इनका काम करने का जो तरीका होता है तो ये फिक्स होता है कि भाई ये अगर
माना ये क्या एग्जाम्पल के तौर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है कि ये फंक्शन करेंगे, तो अगर इनको यहाँ पे टेम्परेचर में क्या आ गया, थोड़ा सा भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या फिर थोड़ा सा भी क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो ये क्या होंगे, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होते हैं अपने नेचर में क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे, टेम्परेचर या फिर पीएच या फिर किसी फिक्स प्रेशर पे ही काम कर पाते हैं, उसके अलावा ये क्या होते हैं, मतलब फंक्शन नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी कि जो सबसे पहले क्या किया गया था, एंजाइम आइसोलेट किया गया था, वो था हमारा जाइमेज, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, यानी जो अल्कोहल की किण्वन की जो प्रोसेस होती है उसमें यूज़ होता है जाइमेज एंजाइम। तो यही वो एंजाइम था जो फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, निकाला गया या फिर खोजा गया, आइसोलेट किया गया था। और जो वर्ड है एंजाइम वो किसने दिया था, कोह ने, जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। और बात की हमने कि जो एंजाइम है, सबसे पहला एंजाइम जिसको क्या क्रिस्टलाइज फॉर्म में क्या किया गया था, निकाला गया था, या फिर जिसके क्रिस्टल बनाए गए थे, वो कौन सा था, हमारा यूरिएज, जो कि कहाँ पे, जैकबीन बोलते हैं, कैनाविलिया भी बोलते हैं इसको, जैकबीन को। तो उस प्लांट से इसको क्या किया गया था, इसका क्रिस्टलाइज फॉर्म वहाँ पे निकाला गया था। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की, जो एक एंजाइम है वो कैसे कैसे बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, तो अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो एक कंप्लीट एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। हमने बात की थी कि जो कंप्लीट एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट जो एंजाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम नाम देते हैं हम। कंप्लीट जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। तो अगर बात करें एंजाइम की, या फिर कोई कंप्लीट अगर एंजाइम है तो उसको हम क्या नाम देंगे, होलो एंजाइम बोलते हैं। तो एक कंप्लीट जो एंजाइम होता है उसमें मेनली क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, जो होलो एंजाइम होगा या फिर कोई कंप्लीट एंजाइम है उसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे ऐसे इसको समझ सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और जो दूसरा पार्ट होता है किसी भी एंजाइम में, या फिर जो कंप्लीट एक एंजाइम होगा उसमें क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले एपो एंजाइम की। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई एंजाइम है कंप्लीट एंजाइम, उसको नाम देंगे होलो एंजाइम। और जो होलो एंजाइम या फिर कंप्लीट एंजाइम होता है हमारा, उसमें भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया हमारा एपो एंजाइम, एपो एंजाइम हो गया, दूसरा क्या है, कोफैक्टर। तो अब बात करेंगे एपो एंजाइम की। तो एपो एंजाइम को हम कैसे बोल सकते हैं कि एपो एंजाइम क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, प्रोटीन पार्ट, मतलब प्रोटीनियस पार्ट होता है ये किसी भी एंजाइम का। ये क्या होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का जो ये पार्ट है वो किसका बना होगा, हमेशा प्रोटीन का, प्रोटीन पार्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, तो ये प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम भी बोलते हैं। अब एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स कैसे कैसे होते हैं एक एंजाइम में प्रेजेंट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने
क्या पढ़ा कि कंप्लीट एंजाइम क्या है हमारा, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम का जो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारा, पहला पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे, एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। क्या होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अब हमने बात की थी कि जो क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी जो हमारी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होती हैं मेनली किससे बनी होती हैं, सारी की सारी लगभग किससे बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये प्रोटीन्स कैसी होती है, शेप में ग्लोबुलर होती हैं। ग्लोबुलर का मतलब राउंड या फिर सर्किल के शेप में होती हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोटीन को ड्रॉ करते हैं, माना यहाँ पे कोई क्या है, ये प्रोटीन है। एपो एंजाइम को समझने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम एंजाइम को ड्रॉ किया हमने। यहाँ पे हम माना ये क्या है, कोई ये क्या है, यहाँ पे कोई एंजाइम है। क्या है, एंजाइम बनाया हमने, कोई एंजाइम। और जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ ये फोल्डिंग या फिर कुछ फोल्ड सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इनको क्या इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो जो ये एक्टिव साइट होती है किसी भी एंजाइम में, तो ये क्या होती है, किसी भी सबस्ट्रेट, यहाँ पे आके क्या होगा, कोई सबस्ट्रेट होगा, माना जो ये शेप है इस टाइप से, तो यहाँ पे इसी शेप का क्या होगा, कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी मतलब कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा, वो यहाँ पे आके क्या करेगा, बाइंड करेगा या फिर जुड़ सकता है यहाँ पे। अब हमने बोला कि जो प्रोटीन एंजाइम होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं। तो ऐसे ही जो एंजाइम का जो ये क्या होता है, एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट पार्ट जो होता है वो भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है नेचर में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी, माना जो इसको हमने नाम दिया ए और इसको बोला बी, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सबस्ट्रेट, ये क्या है, बहुत सारे अलग अलग सबस्ट्रेट हमने यहाँ पे बना दिए। या फिर कोई इस टाइप से क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा हेक्सागोनल, तो इसको नाम देते हैं डी। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इस शेप के या फिर इस एक्टिव साइट में क्या है, क्या बना हुआ है इस सबस्ट्रेट के लिए, जो कौन सा हमारा ए। तो एक क्या है यहाँ पे, कोई क्या है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये ही यहाँ पे जुड़ सकता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे बी भी यहाँ पे जुड़ जाएगा या फिर सी जुड़ जाएगा या फिर डी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, मतलब स्पेसिफिक नेचर की होती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, जो कि यहाँ पे पहले से फिक्स होगा कि यहाँ पे अगर ए ने आना है तो ए ही यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं कि बी यहाँ पे चला गया तो वो भी यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये यहाँ पे क्या होंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। तो एक्टिव साइट भी क्या होती है, स्पेसिफिक इन नेचर या फिर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं इसको। सबस्ट्रेट का मतलब होता है वो चीज़ जो क्या करती है, एंजाइम जिससे जाके क्या करता है, जुड़ जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ए हमारा सबस्ट्रेट है। तो ये तो बात हुई किसकी, एपो एंजाइम की। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होगा किसी भी एंजाइम का, प्रोटीन पार्ट। अब बात करेंगे होलो एंजाइम या फिर कंप्लीट जो एंजाइम होता है उसका दूसरा जो पार्ट हमने बोला था वो क्या है, कोफैक्टर। क्या बोला था हमने, कोफैक्टर। किसी भी एंजाइम में क्या बात की हमने, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर हमें यहाँ तीन टाइप से देखने को मिलते हैं।
कौन कौन से? सबसे पहला हो गया हमारा एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में हमें कोफैक्टर देखने को मिलते हैं सबसे पहले। दूसरा कोएंजाइम, कोएंजाइम के फॉर्म में भी कोफैक्टर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो पार्ट है मेटल आयंस के फॉर्म में, यानी जो कोफैक्टर हैं वो मेटल आयंस के फॉर्म में भी क्या हो सकते हैं, एंजाइम से जुड़े हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोफैक्टर के फॉर्म में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इसकी। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करें, जो हमारा क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, इसमें क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा, टाइटली अटैच टू एपोएंजाइम। मतलब जो एपोएंजाइम है या एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट है, तो उससे हमेशा क्या होगा, टाइटली अटैच्ड होगा कौन सा, हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो वो हमेशा क्या होगा, जो एपोएंजाइम है, माना कोई एपोएंजाइम है यहाँ पे, तो वो हमेशा क्या होगा, टाइटली यहाँ पे बाइंड होगा किससे, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये कोई एपोएंजाइम है और यहाँ पे ये क्या है, माना कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो एंजाइम से हमेशा टाइटली बाउंड होता है कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या होता है, हीम ग्रुप होता है, जो क्या होता है एग्जाम्पल के लिए, हीम ग्रुप ऑफ कैटालेज एंजाइम। तो कैटालेज एंजाइम में क्या होता है, हीम ग्रुप होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो हीम है वो किस में वो होता है, प्रेजेंट होता है, कैटालेज जो एंजाइम है इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये तो होगी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात। अब करते हैं कोएंजाइम्स की बात। तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो कोएंजाइम होते हैं ये क्या होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है किसका, किसी भी एंजाइम का, या फिर कोफैक्टर के अंदर जो कोएंजाइम है वो क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी ये प्रोटीन से नहीं बना होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच इज द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ, या फिर प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और विच इज़ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। तो प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा हो गया, एपोएंजाइम। और जब बात आती है नॉन प्रोटीन पार्ट की, तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है एंजाइम का, हमेशा कोएंजाइम। तो ये क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और ये सिर्फ क्या होता है, रिएक्शन के टाइम क्या होता है, किसी भी एंजाइम से आके क्या होगा, बाइंड हो जाएगा या फिर जुड़ता है। तो ये क्या होता है, बाइंड विद एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन, ओनली। तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जब क्या हो रही होगी, कोई रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन का जब क्या होता है, कोई रिएक्शन हो रही होती है, तो उस टाइम, सिर्फ उसी टाइम क्या होगा, ये जाके क्या होगा, किसी भी एंजाइम से अटैच हो जाएगा या फिर जुड़ जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं, ये परमानेंटली क्या होता है, किसी भी एंजाइम में अटैच नहीं होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि जो कोएंजाइम होता है वो क्या होता है, लूजली, या फिर क्या बोलेंगे इसको,
अटैच टू एंजाइम। जैसे हमने बात की कि जो कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये तो हमेशा कैसे, हमेशा यहाँ पे जो एपो एंजाइम है उससे कैसे टाइटली क्या होगा, बाइंड होगा, टाइटली बाइंड होता है, हमेशा क्या होता है, टाइटली बाइंड होता है। और क्या होगा, जो टाइटली बाइंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, परमानेंट होगा। परमानेंट क्या होता है, किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ क्या होगा, हमेशा जुड़ा होगा। लेकिन जो को एंजाइम है, हमने बात की को एंजाइम क्या होता है, हमेशा लूजली क्या होगा, अटैच होगा। ये क्या हो गया, टाइटली, और ये लूजली। तो ये क्या हो गए को एंजाइम के बारे में कुछ फैक्ट। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है जैसे जो हमारा NADH होता है, या फिर जो क्या है FADH। तो ये क्या है, कुछ को एंजाइम के एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब बात करते हैं मेटल आयन की। मेटल आयन क्या होते हैं, तो जो थर्ड पार्ट है किसका, एंजाइम के अंदर कोफैक्टर में जो तीसरा पार्ट है कोफैक्टर का, एज अ कोफैक्टर मतलब एंजाइम में तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा हो गया कोफैक्टर, और तीसरा मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप की हमने बात की कि हमें से क्या होता है, परमानेंटली किसी भी एंजाइम से बाइंड होगा। और को एंजाइम क्या होता है, लूजली क्या होगा, जुड़ा होगा किसी भी एंजाइम से। और सिर्फ कब आके जुड़ते हैं, जब रिएक्शन हो रही होती है, यानी परमानेंटली नहीं होते हैं ये किसी भी एंजाइम में प्रेजेंट। तो अब बात करेंगे मेटल आयंस की। मेटल आयंस, तो मेटल आयन क्या होते हैं, ऐसे कोई भी क्या मेटल या फिर कोई आयन या फिर कोई मेटल जो क्या करते हैं, एज अ कोफैक्टर क्या होती हैं, काम करती हैं, फंक्शन करती हैं किसी भी एंजाइम के साथ जुड़कर। जैसे जो नाइट्रोजिनेज क्या है हमारा, पहले तो मेटल आयन को क्या बोल सकते हैं हम, मेटल आयन इसका एग्जाम्पल ही मेटल आयन, यानी ऐसे कोई भी आयन, ऐसे कोई भी मेटल जो क्या करता है, एज अ कोफैक्टर काम करता है किसी भी एंजाइम के साथ जुड़कर, उसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर के तौर पे यहाँ पे मेटल आयन है जो। तो नाइट्रोजिनेज एक क्या है, नाइट्रोजिनेज, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजिनेज क्या है, जो एंजाइम है इसमें एज अ मेटल आयन काम करता है। जैसे जो क्या है हमारा आयरन है, आयरन का क्या है, एक मेटल, आयरन क्या है, मेटल है। तो मेटल आयन के तौर पे कौन काम करता है यहाँ पे नाइट्रोजिनेज में, एक तो ये क्या हो गया, आयरन हो गया, इसके बाद मोलिब्डेनम हो गया। तो इसके अलावा भी जैसे कार्बोक्सिलेज क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पे इस एंजाइम में जो जिंक होता है Zn2+, तो ये क्या करता है, एज अ मेटल आयन, एज अ कोफैक्टर काम करता है किसमें, कार्बोक्सिलेज एंजाइम में जो जिंक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो एंजाइम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने बात की जो एंजाइम होता है, कोई भी एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम जब हम बात करें तो कंप्लीट एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम या फिर जो कंप्लीट एंजाइम होता है, इसके मेनली क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से, एक तो हो गया एपो एंजाइम और दूसरा जो पार्ट होता है वो कोफैक्टर। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट हमने बोला एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम की अगर बात करें तो ये क्या होता है, प्रोटीनियस पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का, मतलब ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके बाद हमने बात की कि जो क्या होता है, कोई भी एंजाइम है वो क्या होता है, उसमें कुछ क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं। तो एक्टिव साइट्स में
कोई पर्टिकुलर जो क्या होता है सबस्ट्रेट होता है, जो क्या हो उस एक्टिव साइट के लिए ही बना हो, तो वही वहाँ पे आके क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है या फिर जुड़ सकता है। उसके अलावा कोई अदर जो क्या है सबस्ट्रेट होगा वो वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है। तो जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, और उनकी जो एक्टिव साइट होते हैं वो भी उन्हीं की तरह क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं किसी भी सबस्ट्रेट के प्रति। अब हमने बात की जो दूसरा पार्ट है होलो एंजाइम या फिर एक कंप्लीट एंजाइम का जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के तौर पे हमने बात की 3 चीज़ों की यहाँ पे। तो फर्स्ट जो चीज़ थी वो क्या थी यहाँ पे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा जो हमने पढ़ा एज अ कोफैक्टर वो क्या था, हमारा को एंजाइम। और तीसरा जो पार्ट हमने पढ़ा वो थे हमारे मेटल्स आयन। तो कोफैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो, वो हमेशा क्या होगा, एपो एंजाइम से हमेशा टाइटली क्या होता है, अटैच्ड होता है, टाइटली बाइंड होता है। तो इसका मतलब अगर वो टाइटली बाइंड है तो वो क्या होगा, परमानेंट होगा, वहाँ पे वो परमानेंटली क्या होगा, एपो एंजाइम के साथ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरा हमने बात की को एंजाइम्स की। तो को एंजाइम हमने बोला कि क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है। तो ये क्या होगा, प्रोटीन से नहीं बना होगा, या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोटीन से नहीं बना इसका मतलब। तो हमने बोला को एंजाइम के तौर पे क्या होते हैं, को एंजाइम क्या होते हैं, हमेशा किसी भी एंजाइम से क्या होंगे, लूजली क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, लूजली अटैच होंगे। इसका मतलब ये क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो ये तभी आके क्या होंगे, किसी भी एंजाइम से आके जुड़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, परमानेंटली अटैच नहीं होते हैं किसी भी एंजाइम में। तो ये बाद में आके क्या करते हैं, जब रिएक्शन हो रही होती है तो बाद में आके क्या लेट में आएंगे और किससे, एंजाइम से आके जुड़ जाएंगे। इसका हमारा एग्जांपल हमने बोला जैसे NADH हो गया या फिर FADH हो गया। अब हमने बात की मेटल आयंस की। तो एज अ कोफैक्टर जब मेटल आयन की बात करते हैं तो मेटल आयंस ऐसे मेटल या फिर ऐसे मेटल आयन हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम में एज अ कोफैक्टर काम करते हैं। तो इसका हमारा एग्जांपल है जैसे जो हमारा क्या है, नाइट्रोजनेज एंजाइम है। तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है इसमें दो मेटल्स क्या करती हैं, एज अ कोफैक्टर काम करती हैं। वो कौन कौन सी हमारी, एक तो हो गया आयरन Fe2+ और दूसरा मॉलिब्डेनम। तो ये क्या करती हैं, एज अ कोफैक्टर काम करती हैं एंजाइम में। अब दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज की अगर बात करें तो जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है यहाँ पर एज अ कोफैक्टर मेटल आयन कौन सा काम करता है, Zn यानी जिंक। तो जिंक क्या करता है, एज अ कोफैक्टर काम करता है, किसमें, एज अ कोफैक्टर और मेटल आयन किसमें काम करता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।